हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज पार्ट 2 में सेरेब्रल एट्रोपी में हम आपको बताएंगे कि सेरेब्रल एट्रोपी से कौन से सिम्टम्स होते हैं और इसका कैसे डायग्नोसिस होता है और इसका क्या होम मेडिसिन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सेरेब्रल एट्रोपी એટલે हमारा ब्रेन सेल जो एज के मुताबिक धीरे धीरे वीक पड़ जाता है और इसके साथ जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है, न्यूरोलॉजिकल सेल है, ये भी वीक पड़ जाता है। और जो ब्रेन के सेल और न्यूरोलॉजिकल सेल दोनों वीक पड़ जाने से उनका जो कंट्रोल हमारा शरीर में धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। तो शरीर की जो जो कंट्रोल है ये इनकोऑर्डिनेट हो जाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, और इससे जरिए जो हमारे ब्रेन में जो डिजीज़ उत्पन्न होता है उसको सेरेब्रल एट्रोपी बोला जाता है। ऐसे तो सेरेब्रल एट्रोपी दो प्रकार के होते हैं। कई बार एक ही एरिया में होते हैं तो उसको फोकस सेरेब्रल एट्रोपी बोलते हैं। कई बार सारा ब्रेन में उसकी इफेक्ट आती है, और ओल्ड उम्र के लोगों को जनरली तो उसको जेरियाटिक डिजीज या सेरेब्रल एट्रोपी जनरलाइज भी बोला जाता है। मित्रों, इससे क्या सिम्टम्स होता है? तो इसका जो सिम्टम्स है हमारा शरीर में अंगों में जो है इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले उसका ब्रेन के साथ रिलेटेड है। दर्दी एक तो नाम भूल जाता है, दर्दी रिकॉग्नाइज करने में तकलीफ करता है, दर्दी रातों बबड़ाहट करता है, हेल्यूसिनेशंस लगता है, उसको भय लगता है कोई मेरे पीछे है और मेरे को कोई खंजर भोंक देगा, ऐसा उसको भ्रम रहता है। उसका इतना खराब जब सो जाता है शुरुआत में तो इतना बुरे सपने आते हैं तो खड़ा हो जाता है, चीस लगा के खड़ा हो जाता है, और उसको नींद नहीं आती है, अंडर भय सर्कमस्टांसेस में रहता है, थोड़ा अनकॉन्शियस रहता है। जब लोग सो जाते हैं तो उठ जाते हैं, और जब लोग उठते हैं तब सुबह में सोने का उनको इच्छा होती है, और उनका जो ब्रेन है वो स्लगिश हो जाता है। दूसरा, उसके आँखों में भी तकलीफ आता है, प्रॉपरली आँख विज़न कम हो जाता है, और किसी को याद नहीं रख पाता है, और उसको याद रखने में बहुत तकलीफ होता है, उसको रिकॉलिंग मेमोरी कम हो जाती है। ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये अच्छा हो सकता है, और किसी को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। आँखों में धुंधलापन होता है, आँख विज़न देखना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा जो आँखों में विज़न आता है तो सामने वाली जो व्यक्ति होता है उसका जो फिगर होता है ये थोड़ा हिलता लगता है, और उनको अंदर से भी कुछ चक्कर जैसा आ जाता है, और उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ये सब उसकी डेली एक्टिविटी होती है ये स्लो हो जाती है। ये पहले तो 5 बजे उठ जाते थे, पर जब से उसको सेरेब्रल एट्रोपी की शुरुआत हुए तो 8-9 बजे तक ये उठते नहीं है, और उनकी दिनचर्या पहले तो रेगुलर थी। ऐसे घर में बताया जाता है कि भी मेरे वडील होते हैं 5 बजे उठते थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे, पर लास्ट 2-3 महीने से उनकी जो ये प्रॉब्लम्स है ये उनको बहुत फेस करना पड़ता है। तो ये लेट उठते हैं, और जो भी प्रक्रिया उनका ब्रशिंग हो और डेली मॉर्निंग एक्टिविटीज़ हो, वॉशरूम में जाने का, स्नान करने का, तो वेरी स्लो करते हैं। चलने में भी उनको तकलीफ़ होती है, हाथ लिखने में भी उनको बहुत तकलीफ़ होती है। पहले तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी, लिखते थे, पर अभी वो लिख नहीं पाते हैं, हाथ भी दुरुस्ता है। कई बार बैंकों में भी सिग्नेचर करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बैंक पर से चेक भी रिटर्न आ जाता है, क्योंकि सेरेब्रल एट्रोफी से उनका ब्रेन, उसका जो हाथ में एक जात का ट्रेमर आता है, और इसी जरिए दर्दी को सिग्नेचर करना मुश्किल हो जाता है, और चेक भी बाउंस आ जाता है, और उनको सतत गले में के पीछे और ब्रेन के बीच में उसको अंदर से कुछ कटिंग पेन या कोई नीडल लाइक पेन, या हाथों में नीडल लाइक पेन, और सिर में भी कुछ एकदम अटैक हो जाते हैं तो दर्दी एकदम गुस्से में आ जाता है, और कई बार रोने भी लग जाता है। ऐसे सेरेब्रल एट्रोपी में दर्दी को देखा गया है। दर्दी जब चलता है तो जैसे उनको लगता है कि कुछ
अल्कोहल पिया हो और ऐसे ऐसे चलता है, स्लो, वेरी स्लो चलता है, पर सीधी सपाटी हो तो अच्छी तरह चढ़ता है। उसको स्टेप करने का है तो वो स्टेप करने में भी मुश्किल होता है, कारण को उनको मालूम नहीं है कि मेरे को अब जाने का है कि नीचे जाने का है। पर कोई सपोर्ट करता है तो ये ऊपर चढ़ सकते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है तो ये उसको चढ़ना मुश्किल हो जाता है। दर्दी को डिप्रेशन हो जाता है और मुंह में से लार पड़ती है, मुंह में से खराब बदबू आता है। भूख लगने का चिन्ह नहीं है उसको, उनको खाना खाओ तो ये खा सकते हैं, पर उसको खिलाना पड़ता है, क्योंकि वेरी स्लो खाते हैं। कई बार 1-2 घंटा दर्दी को लग जाता है। कई बार मुंह में जो निवाला रखता है तो उसको स्वॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है। आंखें जब सो जाते हैं तो आंखें थोड़ी कुकड़ी भी ज़्यादा रहती है, हाथ पैर में झंझनाहटी रहती है, हाथों में सतत उसको मूवमेंट्स करते रहते हैं। तो ऐसी तरह वो सिम्टम न्यूरोलॉजिकल ज़्यादा आता है, जैसे फिजियोलॉजिकल उनको हार्ट रिलेटेड या फेफड़े के या पेट की बीमारी या कॉन्स्टिपेशन, ऐसे बहुत स्लो उसका सिम्टम्स आते हैं। पर न्यूरोलॉजिकल जो भी है, शरीर की एक्टिविटीज़ है, मांसपेशी सिकुड़ जाती है, फेस उसको अगली हो जाता है, कई बार पैरालिसिस भी हो जाता है, कई बार दर्दी क्या बोलता है वो भी मालूम नहीं पड़ता है। तो ये जब सारे सिम्टम्स होते हैं, ये सेरेब्रल एट्रोफी की शुरुआत में होते हैं, तो उसकी शुरुआत में तुरंत जांच कराना चाहिए। तो इसकी जांच कैसे होते हैं, तो सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री डॉक्टर लेते हैं और उसको फिज़िकल उसको जांच करते हैं, उसका मसल का कि कितना फोर्स है, कितनी एक्टिविटीज़ है मसल्स में और कितना स्टीफ है, वो डॉक्टर एग्जामिन करके मालूम पड़ता है। दूसरा है उसको ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करते हैं, तो इससे भी ब्रेन की एक्टिविटी इंटरनल मालूम पड़ता है। तीसरा है उसको एमआरआई करने के बाद भी मालूम पड़ता है। कई बार ब्रेन का एक्सरे से भी दर्दी को अंदर गहरी चोट लगी है कि नहीं लगी है, ब्रेन की क्या अंदर स्थिति है, इसे भी मालूम पड़ता है। दर्दी को कई बार उसको सीटी स्कैन भी करना पड़ता है, तो सीटी स्कैन से भी दर्दी की अंदर की जो ग्रंथियाँ है या अंदर का जो जो न्यूरा मैटर है, इसकी एक्टिविटी कैसा है, कैसा ये एक्टिवेशंस खून में रहता है, या जब सोता है तो उनकी एक्टिविटी कैसा होता है, ये सब कुछ ये सीटी स्कैन में दर्दी को मालूम पड़ता है। साथ में उसका आयरन टेस्ट भी करते हैं, तो इसमें आयरन की मात्रा कितनी है, विटामिन का भी टेस्ट करते हैं, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी की वजह से कई बार सेरेब्रल एट्रोफी होता है। कई बार अनट्रीटेड हाई शुगर हो, डायबिटीज़ हो, उनको लिए भी उनको भी जांच करना पड़ता है। कई बार थायराइड फंक्शन डिस्टर्बेंस हो या बोलने में दिक्कत हो या उसको थायराइड गोइटर की भी समस्या हो, तो ऐसे केस में सेरेब्रल एट्रोफी होने का चांस रहता है। तब ये मोटा मोटी ऐसे टेस्ट करके फिजिकल एग्जामिन करके ही उसका सेरेब्रल एट्रोफी का डायग्नोसिस होता है। तो अभी सेरेब्रल एट्रोफी हो गया है तो उसका होम मेडिसिन क्या है, तो होम मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। शुरुआत के तबक्के में जो व्यक्ति को सेरेब्रल एट्रोफी का ख्याल आए या डायग्नोसिस आए, तो मैं उसको 3 तबक्का में आपको एक तो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले फूड, तो फूड में विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा बढ़ाइए, जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन है फिश ले सकते हैं या ओमेगा 3 की कैप्सूल ले सकते हैं या बादाम ले सकते हैं, पिस्ता है, काजू है और जो भी ड्राई फ्रूट्स है हमारे, ये उसको लेना चाहिए। और फ्रूट्स में उसको एप्पल इज़ अ ग्रेट थिंग, तो एप्पल है, और विटामिन सी के लिए संतरा है, मौसम्बी है, लेमन है, ये भी विटामिन सी का सोर्स है। तो भी हमारा ब्रेन सेल को एक्टिवेशंस रखता है, न्यूरोलॉजिकल जो डैमेज हुआ है उसको भी रिस्टोर करता है। साथ में दर्दी को उसको शुगर अवॉइड करना चाहिए, कार्ब्स अवॉइड करना चाहिए, और दर्दी को हाइड्रेशन रखना चाहिए। हाइड्रेशन में ज़्यादा पानी पीना चाहिए और बार बार पानी पीना चाहिए। पीने से पानी में से जो मैग्नीशियम सोर्स है हमारा ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है और इसके लिए दर्दी को एट्रोफी की समस्या धीरे धीरे दूर होती है। साथ में आप पपीता है, एप्पल है और ब्रोकली आप ले सकते हैं, कैरेट जूस ले सकते हैं। अभी जो भी बीन्स आए, बीन्स भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। पत्ते वाले सब्जी है,
इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो जो हमारा शरीर को जो सेल्स है, माइक्रो जैसे सेलेनियम्स है, कॉपर है, आयरन है, ये हमारे ब्रोकली है या पत्ते वाली सब्जी है, इसमें ज़्यादातर ये सोर्स मिलता है। तो ज़रूर आपको ये कंज्यूम करना चाहिए। साथ में आपको योगा करना चाहिए। योगा में आप हलासन है, सर्वांगासन है या पश्चिमोत्तानासन आप कर सकते हैं, या भुजंगासन कर सकते हैं, धनुरासन है। ये आप 1-1 मिनट परफॉर्म्स कीजिए। कुछ नहीं आता है तो सूर्य नमस्कार इज़ बेस्ट। सूर्य नमस्कार में सभी मुद्रा इसमें बताई गई है। ये ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये एक जात का एक खिंचाण और अंकुचन संकुचन की प्रक्रिया करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, तो ब्रेन सेल हमारा एक्टिव हो जाता है। साथ में आप 10 मिनट कपालभाति कीजिए, 10 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट ओमकार कीजिए। भ्रामरी इज़ अ ग्रेट थिंग। अभी संशोधन आया है, जो लोग भ्रामरी करते हैं तो ब्रेन की गार्गी और ब्रेन का जो विस्तरण बहुत बड़ा होता है। तो आपको जब भी आपको 60 साल के ऊपर हो तो आपको 11 बार तो भ्रामरी करना चाहिए और 21 बार ओंकार करना चाहिए। तो ये जो हमारे एंशिएंट ऋषि मुनियों ने जो बताया है, ये हमारे लिए बहुत ग्रेट है। तो मेडिसिन के अलावा आप जो ये करते हैं, भ्रामरी करते हैं, ओंकार करते हैं या प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, इज़ अ ग्रेट औषध है। एक ग्रेट इंस्ट्रूमेंट है, हमारा बॉडी को नेचुरली हील करता है और लॉन्ग टाइम सस्टेन रहता है। ये आपका लाइफ का एक पार्ट बना दो और ये करते रहो। और साथ में आप बैलेंस डाइट लो, बाहर की चीज़ अवॉइड कीजिए, शुगर अवॉइड कर दीजिए, फैट फूड अवॉइड कर दीजिए और थोड़ा उपवास कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए और फल फ्रूट्स जो लोग 60 साल के ऊपर है वो ज़्यादा खाना चाहिए। तो नेचुरल फूड से हमारा शरीर को सेल्स को एनहेंस बॉडी होता है, न्यू सेल जनरेशन्स होता है। तो जैसे इनक्योरेबल डिजीज़ है, जैसे सेरेब्रल एट्रोफी है, कई बार मोटर न्यूरॉन डिजीज़ होता है, एमएनडी होता है, कई बार मायोपैथी डिसीज़ होता है, कई बार एवास्कुलर नेक्रोसिस बॉडी में हो जाता है, कई बार जो इम्बैलेंस की एटैक्सिया, सेरेब्रल एटैक्सिया का भी दर्द को प्रॉब्लम होता है, कई बार स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर की जो समस्या बनी रहती है, ये शरीर में लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण ब्रेन के सेल्स को सबसे पहले इफेक्ट होती है। तो ये चीज़ करने से जो हमने बताया, साथ में हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, सन बात कर सकते हैं, ये अमोघ नेचुरल सोर्स है। तो आपको ज़रूर करना चाहिए और ऐसे इनकरेबल डिजीज़ में आप खुद बाहर निकल सकते हैं। हम लास्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको कौन सी बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है। साथ में आप जो अलावा आप जो एक्सरसाइज करने का है, ये भी हम आपको क्रमशः 1 बाय 1 बताइए। तो हमारा जो 3rd पार्ट है ज़रूर देखना। पहला पार्ट में हमने सेरेब्रल एट्रोफी क्या है, इसका क्या कॉज है, इसके बारे में हमने वर्णन किया है। दूसरा पार्ट में इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसका होम मेडिसिन कैसे डायग्नोसिस होता है। 3rd पार्ट में हम होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन बताइए। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपके आजू बाजू में जो भी सेरेब्रल एट्रोफी के कोई पेशेंट हो रिलेटिव, तो एलोपैथिक करना चाहे तो आप कर सकते हैं, पर साथ में होम्योपैथिक ज़रूर कराना चाहिए। मैंने मेरे 35 साल की उम्र में बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया है और अच्छे भी हो रहा है। जो लोग सीरियसली फॉलो करते हैं तो ऐसे इनकरेबल डिजीज़ में से वो ज़रूर बाहर निकल जाते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।